वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इंसाइट। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसे हर ही एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम बात करें स्पेशली मेडिकल फील्ड की, तो उसमें यूरिन एनालिसिस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिससे एक या दो क्वेश्चन तो हमेशा ही आते हैं। यूरिन एनालिसिस जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं। इस प्रोसेस को यूरिन एनालिसिस बोलते हैं। इससे हमारे कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके कलेक्शन के टाइप्स पे, कि इसके कौन से कलेक्शन कब यूज़ किए जाते हैं, या फिर इसके फिजिकल एंड केमिकल्स, इसके क्या क्या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ही नहीं कवर करता है, ये अगर हम हॉस्पिटल में वर्क करने जाते हैं तो ये हमारे वहाँ भी प्रैक्टिकल नॉलेज को इन्हेंस करता है। तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसके नाम से हमें पता चला, यूरिन एनालिसिस। यूरिन का मतलब हमें पता है, एनालिसिस मतलब होता है एग्जामिनेशन। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है यूरिन एनालिसिस ऑल्सो कॉल्ड यूरिनलाइसिस एग्जामिनेशन। इसका दूसरा नाम जैसे मैंने आपको बताया कि ये एग्जामिनेशन है यूरिन का। इसको और नाम से भी जान सकते हैं हम। इसको कहते हैं नन एज यूरिन रैंडम या माइक्रोस्कोपिक, मतलब रूटीन या माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वाई यूरिनलाइसिस, हमें यूरिन का एग्जामिनेशन करना क्यों है। तो जनरल इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ की एक जनरल ऑल ओवर इवैल्यूएशन होती है, वो हम बाय द यूरिन एग्जामिनेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम डायग्नोस कर सकते हैं किसी भी डिसऑर्डर को, जो कि हमारे किडनी से रिलेटेड अगर हमें कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर हुए हैं तो उस केस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको। जब भी हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होता है या किडनी में हमारे कोई भी किसी भी टाइप का डिसऑर्डर होता है, तो हमारा जो फर्स्ट सैम्पलिंग होता है वो यूरिन सैम्पलिंग का ही होता है। तो ये किडनी या हमारे यूरिनरी ट्रैक के जितने भी डिसऑर्डर है उनको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करेगा। थर्ड, हम इसमें और भी जो किडनी डिसीज़ के बाद, जैसे कि हमारी जो KFT होती है, मेनली हम KFT ये चेक करते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट कैसी है। तो किडनी फंक्शन में अगर कोई डिसीज़ हो रही है, उसके बाद अगर कोई और सिस्टमेटिक डिसीज़ हो रही है उसके बाद, तो उसे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं यूरिन एनालिसिस से। फोर्थ वन इज़ मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस का भी जो पेशेंट होता है उसके लिए भी हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। लास्ट वन इज़ इन्फेक्शन या जॉन्डिस में भी हमें पता है कि जो बिलिरुबिन की लेवल होता है वो बॉडी में इंक्रीज़ होता है और वो यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। तो उस कंडीशन में भी हम यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। इन्फेक्शन में भी, वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या फिर हमारे किडनी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हो, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूरिनलाइसिस का हमारा यहाँ क्या एम है, ऑल ओवर हम हेल्थ को उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसकी किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीज़ कंडीशन है तो हम उसे भी आइडेंटिफाई करके डायग्नोस कर सकते हैं। किडनी फंक्शन के बाद अगर कोई सिस्टमेटिक डिसीज़ हुई है तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में हम ये टेस्ट करते हैं, जॉन्डिस पेशेंट में भी हम ये कंडक्ट करवाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यूरिन क्या होती है। तो यूरिन हमें पता है एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट जो हमारी लिक्विड फॉर्म में होता है वो यूरिन होता है, जो थ्रू द किडनी एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिन में सबसे ज़्यादा अमाउंट हमारे वाटर के होते हैं। 96% वाटर होता है हमारे यूरिन में एंड 4% और भी सॉलिड्स होते हैं मेनली। तो जो 4% बचे होते हैं उनमें से हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेनली तो हमारा 96 सिर्फ वाटर होता है। 2% इसमें यूरिया होता है एंड 2% इसमें अदर कंपोनेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें अदर कंपोनेंट में की, तो इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों ही कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। ऑर्गेनिक में भी कुछ कंपोनेंट होते हैं और इनऑर्गेनिक में भी कुछ होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ट्रैक अमाउंट में जो होते हैं, बहुत कम अमाउंट में उनकी, जैसे कि यूरिक एसिड, क्रिटेनिन हो गया, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये सब हमारे यूरिन के कंपाउंड्स हैं, मतलब यूरिन कंसिस्ट करता है इन सारी चीज़ों को। आपको याद रखना है कि कितने % क्या क्या चीज़ें होती हैं।
96% वाटर होता है, 4% बाकी के सॉलिड्स होते हैं। जो बाकी के सॉलिड हैं उसमें 2% हमारा यूरिया होगा एंड 2% अदर कंपोनेंट होंगे। अब जो अदर कंपोनेंट हैं उनमें से हमारे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब, क्लोरीन, ये सारी चीज़ें हमारी पाई जाती हैं यूरिन में। अब हम बात करेंगे यूरिन एनालिसिस में हम क्या क्या चेकअप्स करते हैं, मतलब यूरिन जो एग्जामिनेशन हम करने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, उसी की बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो यूरिन हमने कलेक्ट किया है उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि उसका वैल्यूम कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी है, मतलब ऑल ओवर उसकी आउटर चीज़ों को ही हम मेनली फोकस करते हैं। सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास होता है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। बायोकेमिकल एग्जामिनेशन में हम प्रोटीन लेवल देखते हैं, मतलब इसमें सारे हम केमिकल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन से नॉर्मल अमाउंट में है एंड कौन से एबनॉर्मल अमाउंट में जा रहा है। जो लास्ट वाला क्राइटेरिया हमारे पास होता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे है, जिसे हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसमें हम सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्रिस्टल्स को, कास्ट को, पैरासाइट्स को। बाकी भी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है उन सारी चीज़ों को हम यूरिन में आइडेंटिफाई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग थी हमारे पास कि यूरिन एनालिसिस क्या है। सेकंड थी यूरिन एनालिसिस हमें करनी क्यों है, मतलब हमें क्या बेनिफिट्स हैं उससे। थर्ड चीज़ थी हमारे पास कि यूरिन के क्या क्या कंपोनेंट हैं, मतलब यूरिन जो है उसमें बाकी की क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है यूरिन एनालिसिस में हम क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करते हैं। तो हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे एंड लास्ट माइक्रोस्कोपिक पे। अब अगर हम बात करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन की तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वैल्यूम कितनी है। नॉर्मल वैल्यूम की अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स 2000 ml जो होता है वो हमारा नॉर्मल यूरिन का वैल्यूम होता है। तो सेम हम वैल्यूम, कलर, ओडोर, टर्बिडिटी, रिएक्शन, मतलब इसका पीएच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारे हम फिज़िकल एग्जामिनेशन में कवर करते हैं। बायोकेमिकल में जैसे हमें समझ आ रहा है कि केमिकल, तो यहाँ पे हम प्रोटीन, शुगर, कीटोन बॉडी, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट और ब्लड की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक में जैसे मैंने बताया कि जो माइक्रो लेवल पे होंगे तो सेल्स हो गए, क्रिस्टल्स हो गए, कास्ट हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम किसी भी टाइप के वायरस, बैक्टीरिया, हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। पैरासाइट्स हमने यहाँ अलग लिखा है एंड कंटामिनेशन, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द यूरिन एनालिसिस। अब बात करेंगे जैसे हमने बात की कि यूरिन एनालिसिस जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया जैसे फिजिकल, बायोकेमिकल, माइक्रोस्कोपिक। अब इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है माइक्रोबायोलॉजिकल, मतलब जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात करेंगे। माइक्रोस्कोपिक्स में हम सेल्स वगैरह की भी बात कर रहे थे, बट माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिम्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे भी हम यूरिन एनालिसिस की एज ए हम मेडिकल प्रोफेशन बात करते हैं तो हम 4 एनालिसिस के मेथड लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम अलग क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, केमिकल में अलग, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रो बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे कलेक्शन के मेथड की कि हमारे पास कलेक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो फर्स्ट वन है, अगर हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं तो हमें 24 आवर्स के अंदर ही उसे एग्जामिन करना होता है लैब के अंदर। अगर हम इसे प्रिजर्व कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए जो कि कंटामिनेशन को प्रिवेंट करें, क्योंकि अगर यूरिन में कंटामिनेशन हो गया तो फिर जो एग्जैक्ट रिजल्ट होगा वो हमें फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट करते हैं और कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स की यूज़ में हम क्या क्या ले सकते हैं, तो टोल्यून ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, थाइमोल एंड फॉर्मालिन, ये कुछ प्रिवेंटेड होते हैं जो कंटामिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। अब एक हमारे पास स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है हर चीज़ को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर मेनली अगर हम बात करें गर्मी का सीज़न है तो वहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर में भी इसे प्रिवेंट करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं यूरिन को, बट 24 आवर्स के अंडर ही हमें इसे लैब भेजना होता है, वरना ये कंटामिनेटेड हो जाता है और एग्जैक्ट रिजल्ट हमें फाइंड आउट नहीं हो पाता है। अब कलेक्शन, ये तो था कलेक्शन हमें कैसे करना है। अब हम बात करेंगे कि कलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं। तो मेनली हमारे पास 4 मेथड होते हैं कलेक्शन के, जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है।
फर्स्ट मेथड होता है रैंडम यूरिन मेथड। जो रैंडम यूरिन एनालिसिस होती है उसमें हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है कि यूरिन कब कलेक्ट करना है, वो कभी भी पूरे दिन में, नाइट में कभी भी कलेक्ट करके उसको एग्जामिन किया जा सकता है। ये फर्स्ट मेथड होता है। सेकंड मेथड हमारे पास होता है 24 आवर्स मेथड। इसमें जो पेशेंट होता है उसे डॉक्टर जो होता है या फिजिशियन होता है वो एडवाइस करता है कि वो 24 आवर्स के ऑल ओवर जितने भी उसने यूरिन पास आउट किए हैं वो सारे ही कलेक्ट करके एग्जामिन के लिए देता है। वो होता है हमारा 24 आवर एग्जामिनेशन। थर्ड वन हमारा होता है मॉर्निंग यूरिन जो एनालिसिस होती है उसमें जो पेशेंट होता है उसको सजेस्ट किया जाता है कि जो मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन वो पास आउट करता है उसको ही कलेक्ट करके वो दे, क्योंकि जब वो मॉर्निंग की यूरिन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम का होता है। तो इसलिए वो उसे डायग्नोस करने में ईज़िली हम किडनी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा होता है फोर्थ वाला यूरिन एनालिसिस का मेथड, कलेक्शन का मेथड, वो होता है पोस्ट प्रैंडियल। पोस्ट प्रैंडियल में क्या होता है कि आफ्टर मील, मतलब 2 घंटे के बाद, जब पेशेंट ने खाना खा लिया उसके 2 घंटे के बाद हम उसके यूरिन को कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास मेनली 4 मेथड्स होते हैं यूरिन को कलेक्ट करने के। रैंडम मेथड, मॉर्निंग मेथड, पोस्ट प्रैंडियल एंड 24 आवर्स। ये 4 टाइप के कलेक्शन के मेथड होते हैं जो यूरिन एनालिसिस में हेल्प करते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे कि अब हमने कलेक्ट कर लिया तो अब हम इसको एग्ज़ामिन कैसे करेंगे। तो एग्ज़ामिन करने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन में कुछ क्राइटेरिया हैं तो हम एक एक को यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी क्राइटेरिया के अंदर हम क्या चीज़ें देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ वैल्यूम। नॉर्मल वैल्यूम अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो 600 ml से लेके 2000 ml तक एक नॉर्मल यूरिन का वैल्यूम होता है। अब अगर यूरिन का वैल्यूम इससे ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि कभी कभी हमसे पूछी जाती है मेडिकल फील्ड में कि पॉलीयूरिया क्या होती है, या फिर ओलिगोयूरिया क्या होती है, एनोयूरिया क्या होती है। तो पॉलीयूरिया का मतलब हमें याद रखना है कि इंक्रीज़ द वैल्यूम ऑफ यूरिन। जब यूरिन का वैल्यूम 2000 ml से इंक्रीज़ हो रहा है तो उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। अब ये कब कब होगा, इसके फिजियोलॉजिकल क्या क्या कंडीशंस हैं। तो जैसे किसी पेशेंट ने फ्लूइड इनटेक को अपने बढ़ा लिया है तो फिर इस कंडीशन में जब इनटेक फ्लूइड का बढ़ रहा है तो एक्सक्रीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अगर पेशेंट जो है वो डाययूरेटिक ले रहा है तो भी उस कंडीशन में हमें पॉलीयूरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब बात करेंगे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन की। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से भी पॉलीयूरिया हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस की वजह से भी देखने को मिलता है, या फिर रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर में। रीनल फेलियर 2 टाइप्स के होते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। तो मेनली क्रॉनिक रीनल फेलियर में हमें पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें, ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन जब हमारा नॉर्मल से इंक्रीज़ हो रही थी तो पॉलीयूरिया बोल रहे थे। अब अगर वो नॉर्मल से डिक्रीज़ हो रही है, मतलब वो बिलो 600 ml जा रही है, तो उसे हम एनोयूरिया या ओलिगोयूरिया बोलते हैं। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, जैसे वहाँ पे पेशेंट ने अपना इंटेक बढ़ा दिया था वैसे ही यहाँ पे पेशेंट अपना इंटेक घटा देगा, मतलब उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी। वहाँ पे था क्रॉनिक रीनल फेलियर, यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। पेशेंट जो है उसको एक्यूट रीनल फेलियर हुआ है तो उसकी वजह से भी उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होगा। एंड लास्ट वन इज़ ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पेशेंट को किसी भी टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो भी उसके यूरिन पास आउट में थोड़ा डिक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो आपको याद रखनी है कि बढ़ता कब है, घटता कब है, कब पॉलीयूरिया होता है, कब ओलिगोयूरिया। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं। देन आता है सेकंड हमारा क्राइटेरिया फिजिकल एग्जामिनेशन का, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है। अब सॉल्यूट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, यूरिया एंड सोडियम मेनली हमें देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर नॉर्मल रेंज की हम बात करें तो ये 1.015 से लेके 1.025 तक होता है। 1.015 to 1.025 तक होता है। अगर ये इंक्रीज़ होता है, इसमें 2 ही कंडीशन होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा। नॉर्मल रेंज की हमने बात कर ली कि 1.015 से 1.025 तक होगा। अब अगर बढ़ रहा है, इसका
स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ रही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने से हम क्या समझ सकते हैं कि सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन था वो अभी ज़्यादा हो रहा है, कम अमाउंट में निकलेगा अगर वाटर। तो हमें पता है, जैसे कि हमारे पास एक फिगर से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे ये एक वाटर है जिसमें आपने कुछ चीनी ली, मान लीजिए 15 ग्राम ली है चीनी। अब इसमें हमने इतना पानी डाला, अब इसमें हमने चीनी डाले तो इसमें ज़्यादा कम दिखेंगे हमें क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा है। बट इसी पानी को अगर हम कम कर दें, ये जो पानी थी यहाँ पे हमने थोड़ी कम कर दी और 50 ग्राम हमने यहाँ पे शुगर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन शुगर का जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर उसके यूरिन की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसमें कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी क्योंकि बाकी के जो सॉल्यूट हैं वो तो बाहर निकलेंगे। तो डिहाइड्रेशन के कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे ओलिगोयूरिया होगा। डायबिटीज़ मेलाइटस में वहाँ पे पॉलीयूरिया होगा तो वहाँ भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा रेंज में बदली दिख सकती है। एंड लास्ट वन इज़ एक्यूट रीनल फेलियर, इसमें भी ओलिगोयूरिया होता है। एक्यूट रीनल फेलियर हमारा ओलिगोयूरिया का कंडीशन था। डिक्रीज की बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस में देखने को हमें मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके अपीयरेंस की कि नॉर्मली हमें कैसे दिखता है। तो नॉर्मल ये फ्रेश यूरिन जो होता है वो क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंट। बट एबनॉर्मल कंडीशन में क्लाउडी दिख सकता है। क्लाउडी मतलब में इंडिकेट ये कुछ एबनॉर्मल कंस्टिट्यूटिव्स में हो सकते हैं, जैसे वाइट सेल्स हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्रिस्टल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया। तो ये सब इसकी वजह से क्लाउडी यूरिन दिखता है हमें। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये क्लियर दिखता है, ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। इसमें एक पॉइंट दिया है, स्टोर्ड यूरिन विथ नो प्रिजर्वेटिव एंड नो कूलिंग में टर्न क्लियर यूरिन सैंपल इनटू क्लाउडी। अगर हम कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करें, जैसे मैंने बताया था कि कंटामिनेशन हो जाता है अगर हम प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं, तो अगर हम कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मे बी वो नॉर्मल यूरिन को भी क्लाउडी यूरिन में चेंज कर दे। तो हमें इससे पहले कि हम डायग्नोस करें चीज़ों को, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो क्लाउडी कलर आया है, उसका अपीयरेंस आया है, वो क्यों आया है। अब हम बात करेंगे इसके कलर की कि जो यूरिन का नॉर्मल कलर होता है वो किस कलर का होता है। तो नॉर्मल यूरिन के कलर की अगर बात करें तो पेल येलोइश कलर का होता है, एम्बर येलो जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं यूरोबिलिन के या यूरोबिलिनोजन के, उसको बोलते हैं। ये इसका नॉर्मल कलर होता है पेल येलो। अब नॉर्मल कलर्स की बात करें तो ये कलरलेस भी हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक या स्मोकी, इन सब कलर के हो सकते हैं। बट अलग अलग कलर अलग अलग कंडीशन को हमें डायग्नोस करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर कलरलेस यूरिन है तो उसका मतलब है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ है या पेशेंट को डायबिटीज़ इंसिपिडस हुआ है। अगर ऑरेंज कलर है मतलब उसे इंडाइजेशन हो रहा है, जिसने विटामिन ए को ज़्यादा इंटेक कर लिया था उसके इंडाइजेशन की वजह से ऑरेंज कलर उसको यूरिन में देखने को मिल रहा है। थर्ड कंडीशन है येलोइश ब्राउन यूरिन। अगर येलोइश ब्राउन यूरिन दिख रहा है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉन्डिस की कंडीशन है, पेशेंट को हिपैटिक जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इससे हमें पता चलता है येलोइश कलर से कि उसमें बिलिरुबिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हुई है या आ रही है अभी। ये 3 कलर आपको अलग अलग कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे। कलरलेस मतलब क्रॉनिक, ऑरेंज कलर मतलब विटामिन ए का इंटेक, येलोइश कलर मतलब जॉन्डिस, बिलिरुबिन का इंटेक है। रेड यूरिन का मतलब होता है कि उसमें ब्लड हीमोग्लोबिन या आरबीसी है। ब्लैक यूरिन का मतलब होता है मिथाइमोग्लोबिन है, होमोजेनिस्टिक एसिड है, मलिग्नेंट मलेरिया है पेशेंट को, मतलब ब्लैक वाटर फीवर जिसको हम बोल सकते हैं, और मिलेनोमा जिसको हम स्किन का कैंसर बोलते हैं, मिलेनोमा। तो उस कंडीशन में भी ब्लैक यूरिन पास आउट होती है। लास्ट वन इज स्मोकेस यूरिन। स्मोकी यूरिन में आरबीएस हमें देखने को मिल सकते हैं और कभी कभी ये एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी शो करती है, जो स्मोकी यूरिन होती है। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेंगे। अब बात करेंगे हम इसके ओडोर की। तो नॉर्मल यूरिन फेरस ओडोर क्या होता है कि ये फ्रेश वॉइडेड यूरिन सैंपल होता है। अब नॉर्मल में फ्रूटी हमें देखने को मिल सकता है या अमोनिया। फ्रूटी देखने को मिलेगा तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है। अगर जैसे कि इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है या नहीं। तो अगर वो फ्रूटी ओडोर का है तो उसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है। अमोनिया ऑडोर आ रहा है तो मतलब ड्यू टू रिलीज ऑफ अमोनिया एज अ रिजल्ट, मतलब रिजल्ट में हमें देखने को मिला है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। जो यूरिया होता है बहुत लंबे समय तक नहीं, यूरिया में जैसे हमें पता है कि 3 फॉर्म होते हैं हमारे एक्सक्रीट आउट के, अमोनिया होता है, यूरिया होता है
और एक और होता है, तो वैसे यूरिक एसिड होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अमोनिया अगर हमें देखने को मिला है, मतलब वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो यूरिया को एक्सक्रेट आउट करती है, अमोनिया फॉर्म में वो उसको एक्सक्रेट आउट नहीं करती है। अब हम बात करेंगे इसके डिपोजिट की। तो नॉर्मली यूरिन जो है वो डिवॉइड होता है डिपोजिट में। द प्रेजेंस ऑफ डिपोजिट इट मेनली ड्यू टू वेरियस टाइप ऑफ क्रिस्टल सॉल्ट एंड सेल्स। मतलब अगर डिपोजिट है हमारे यूरिन में किसी भी टाइप का, तो इसका मतलब है कि उसमें सेल्स, सॉल्ट या क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं, तो ही उसमें डिपोजिट होगा, वरना नॉर्मली आपको डिपोजिट देखने को नहीं मिलेगा। पीएच की बात करें तो नॉर्मल पीएच अगर यूरिन की बात करें तो 4.6 टू 8.0 तक होता है। एसिडिक यूरिन की बात करें तो यहाँ पे लार्ज इनटेक हुआ है मीट का या कुछ फ्रूट्स का। मेटालिक कंडीशन या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी एसिडिक यूरिन देखने को मिलता है। अल्कलाइन यूरिन मेनली हमें वेजिटेरियंस में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखने को हमें मिलता है। इसका पीएच एबनॉर्मेलिटी जो होती है था ऑल ओवर, ये आपका था फिजिकल क्राइटेरिया को हम लेके यहाँ बात कर रहे थे। इसके वैल्यूम की जो 600 से 2000 ml होता है। कलर की हमने बात की, नॉर्मली पेल कलर का होता है, एम्बल कलर जिसको हम बोलते हैं। ओडोर की बात की तो इसमें हमें नॉर्मली कोई भी वैसे नहीं स्मेल देखने को मिलती है। पीएच की हमने बात की, 4.6 से 8.0 तक का इसका पीएच होता है। स्पेसिफिक बात की जो 1.015 से लेके 1.025 तक होता है। ये सारे इसके नॉर्मल कंडीशन थे, जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटी भी हमने देखी है। अब हम बात करेंगे इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो हम बात करेंगे कि केमिकल एग्जामिनेशन यूरिन के क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो नॉर्मल यूरिन होता है उसमें 50 ग्राम सॉलिड्स के डिज़ोल्व होते हैं। अगर हम 1.5 लीटर वाटर की बात करें पर डे, अगर एक ह्यूमन बीइंग 1.5 लीटर को एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो उसमें 15 ग्राम सॉलिड डिज़ोल्व होंगे। अब उसमें कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक होंगे। इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होंगे, कुछ अमाउंट में हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट एंड फॉस्फेट भी होंगे। ट्रेस अमाउंट में उसमें हमें आयरन, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन देखने को मिलेगा। ये इनऑर्गेनिक थे। ऑर्गेनिक की बात करें तो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होते हैं, मतलब प्रोटीन नहीं पाई जाती है। अमीनो एसिड होंगे, अमोनिया होंगे, यूरिया होंगे, यूरिक एसिड होंगे, क्रेटाइनिन, क्रेटेनाइन होंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो लैक्टिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा, ऑक्सैलिक एसिड होगा। कीटोन बॉडी भी इसमें फ्यू अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। शुगर की बात करें तो नॉर्मली ये 1 ग्राम से ज़्यादा शुगर इसमें एक्सक्रीट आउट नहीं होता है पर डे। शुगर जो होता है वो ऑर्डिनरी टेस्ट में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये ग्लूकोज का मात्रा जो अमाउंट है वो 150 mg से अबव जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो मतलब वो नॉर्मल ही है। अगर हम बात करें कि अदर शुगर की, पेंटोज या लैक्टोज की, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। पेंटोज एंड लैक्टोज टाइप के। लैक्टोस्यूरिया जो होती है वो इन्फेंट या वोमेन में देखने को मिलती है। जैसे अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके लास्ट में या ड्यूरिंग द लैक्टेशन में हमें लैक्टोस्यूरिया देखने को मिलती है, जो कि एक ग्लूकोज का ही एक टाइप है, शुगर का टाइप है। तो ये था हमारा कुछ नॉर्मल इसके कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऑर्गेनिक थे, कुछ इनऑर्गेनिक थे। टोटल हमारे 50 ग्राम सॉलिड्स थे 1.5 लीटर में। अब हम बात करेंगे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमने बात की प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो अगर यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीनयूरिया। मतलब प्रोटीन इन यूरिया, प्रोटीनयूरिया। शुगर इसमें होता है तो वो फ्रैक्टोज होगा, ग्लैक्टोज होगा। जबकि यहाँ पे हमने शुगर की जो बात की, नॉर्मल शुगर की, वो हमने देखा कि पेंटोज या लैक्टोज टाइप का पाया जा रहा था। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्टोज या ग्लैक्टोज पाया जा रहा है। कीटोन बॉडी यहाँ पाई जाती है। बिलिरुबिन में नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है, बट बिलिरुबिन अगर जॉन्डिस का पेशेंट है तो उसमें हमें देखने को मिलेगा, और नाइट्रेट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। मतलब अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 150 mg प्रोटीन इन यूरिन इन 24 आवर्स और नहीं लेबोरेटरी मीन। अगर 150 mg प्रोटीन से अबव 24 आवर्स में हमें ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है तो उसका क्या मतलब होता है? तो हैवी प्रोटीनयूरिया हम कब बोलेंगे? जब 4 ग्राम पर 24 आवर्स में आ रहा है। मॉडरेट बोलेंगे जब 1 to 4 आ रहा है, और 1 से बिलो जा रहा है तो मिनिमल है, ये नॉर्मल ही है। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की कि प्रोटीनयूरिया जो है उसको हम प्री रीनियल, रीनियल और पोस्ट रीनियल 3 कंडीशन में डिवाइड करते हैं। तो ये आपकी ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं हैं। इसको अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं। ये किस कंडीशन में होते हैं वो अलग चीज़ें हैं, ये ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हो जाती हैं।
तो ये आपके पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये याद रख सकते हैं कि किस कंडीशन में क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। जैसे रीनल प्रोटीनूरिया है तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसे सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज वो कर रहा है या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में वो था। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में हो सकता है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स में देखने को मिलता है। पोस्ट रीनल प्रोटीनूरिया हमें जब इन्फ्लामेशन होता है या स्टोन होता है तब देखने को मिलता है हमें मेनली। अब हम बात करें अगर शुगर की, तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे डिटेक्टेबल अमाउंट में होता है जिसे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो वहाँ पे हमें ग्लूकोज ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर कभी कभी हमें जेस्टेशनल एज में भी हमें जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उस कंडीशन में भी हमें देखने को ग्लूकोज मिल जाता है। ये था हमारा ग्लैक्टोज के लिए। अब बात करेंगे फ्रैक्टोज के लिए। तो फ्रैक्टोज जो है वो एलिमेंट्री कॉजेज़ की वजह से होता है। जब भी हमारी कोई भी एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, तो हमें फ्रैक्टोज देखने को मिलता है। गैलेक्टोज हमें आइडेंटिफाई करता है, ये भी एलिमेंट्री कैनाल की वजह से। जब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में इंडाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में हमें देखने को गैलेक्टोज मिलता है। हम बात करेंगे कीटोन बॉडीज़ की। तो प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसिटोएसिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोब्यूट्रिक एसिड इन यूरिन ड्यू टू। कब कब हमें कीटोन बॉडी देखने को मिलेगी, ये अलग अलग कीटोन्स के नाम हैं। तो अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तब हमें देखने को मिलेगा। स्टारवेशंस के कंडीशन में हमें देखने को मिलेगा कीटोन बॉडी। अनबैलेंस्ड डाइट में जब पेशेंट जो है वो हाई फैट या लो कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है तो भी हमें कीटोन बॉडी वहाँ पे देखने को मिल सकती है। बिलिरुबिन की अगर बात करें तो बिलिरुबिन हमें नॉर्मली कब देखने को मिलेगा, जब हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होगा। मतलब मेनली अगर पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है तो उस कंडीशन में हमें यूरिन में बिलिरुबिन भी देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी इसके कॉज हो सकते हैं। लास्ट वन है हमारा नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हमें कब देखने को मिलेगा, नाइट्रेट्स जब बैक्टीरिया मतलब यूरिन में किसी भी टाइप के इन्फेक्शन हमें देखने को मिलेंगे या यूटीआई हुई होती है तो उस कंडीशन में हमें नाइट्राइट्स देखने को मिलते हैं यूरिन में। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा वो था यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस का मतलब था कि यूरिन का हम एग्जामिन कर रहे थे। यूरिन एग्जामिन करने का हमारा मेन मोटिव था कि हम किडनी से रिलेटेड किसी भी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ एंड उसको ईजिली हम ट्रीट करके पेशेंट को क्योर कर पाएँ उसके लाइफ को। इसमें कुछ हमने मेथड पढ़े कि उसको कलेक्ट कैसे करना है। रैंडम मेथड, मॉर्निंग मेथड था हमारा, पोस्ट प्रैंडियल मेथड था एंड 24 आवर्स मेथड था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात की हमने, इसके क्राइटेरिया की बात की कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करेंगे। तो चेक करने में हमने फिजिकल बेसिस पे चेक किया, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक। फिजिकल बेसिस पे हम इसके वैल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कुछ इसमें आपको जो वैल्यूम वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन नॉर्मली नहीं पाया जाता है या ग्लूकोज किस फॉर्म में पाया जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये कॉम्पिटिटिव पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं। वीडियो अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।